नमस्कार। अनुवाद के प्रकार के इस आखिरी सत्र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अनुवाद के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन के पर हम पिछले 3 सत्रों में चर्चा कर चुके हैं और ये चौथा सत्र है जिसमें हम अनुवाद के प्रकार के अंतिम भाग पर हम चर्चा करेंगे। हमने अलग अलग विषय लिए तीनों सत्रों में और उन पर विस्तार से चर्चा हुई। इस सत्र में जो चर्चा होगी वह है अनुवाद के जो कुछ अन्य प्रकार है जिनकी चर्चा हमने की उनसे कुछ अलग, जिसे हम गौण प्रकार कहते हैं। परोक्ष अनुवाद, पुनरानुवाद, सूचना अनुवाद, शैक्षिक अनुवाद और रूप प्रधान अनुवाद। इस मॉड्यूल के बाद आप अनुवाद के गौण प्रकार कौन कौन से हैं इस बारे में जान पाएंगे। अनुवाद के इन विभिन्न प्रकारों की क्या विशेषताएं हैं तथा जो इससे पहले जिन अनुवाद के प्रकारों की हमने चर्चा की वो उससे किस तरीके से भिन्न हैं और इन विभिन्न प्रकारों का क्षेत्र विशेष में क्या महत्व और उपयोगिता है। अनुवाद के प्रकार के पिछले 3 मॉड्यूल में हमने जिन 3 विषयों पर चर्चा की वे थे अनुवाद प्रकार वर्गीकरण के मुख्य आधार, अनुवाद प्रकार विधा एवं प्रकृति आदि के आधार पर, तीसरा अनुवाद प्रकार बहुपक्षीयता आदि के आधार पर, और आज चौथा जिसे अनुवाद प्रकार गौण, अनुवाद के जो गौण प्रकार हैं उसमें हम अनुवाद के गौण प्रकारों की चर्चा करेंगे और उनके महत्व और उपयोगिता के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अनुवाद के जो गौण प्रकार हैं जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, परोक्ष अनुवाद, पुनरानुवाद, सूचना अनुवाद, शैक्षिक अनुवाद और रूप प्रधान अनुवाद। अनुवाद के जो गौण प्रकार हैं, क्यों इन्हें गौण प्रकार कहा जाता है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो जिनका जिक्र यहाँ हो रहा है, परोक्ष अनुवाद या पुनरानुवाद, सूचना अनुवाद, शैक्षिक अनुवाद या रूप प्रधान अनुवाद, इसे किसी न किसी रूप में पिछले 3 जो हमारे सत्र थे उसमें हमने किसी न किसी रूप में पढ़ा, जाना है और समझा है और इस पर मैं चर्चा लगातार कर रही हूँ। पर ये हम इन्हें परोक्ष गौण अनुवाद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी जो खासियत है, जो इनकी विशेषता है वह ये है कि किसी क्षेत्र विशेष में या किसी खास स्थिति या किसी खास परिस्थिति में अनुवाद के जो मूल प्रकार है जिनके तुलना में इन्हें गौण प्रकार कहा जा रहा है, ये उसी का एक तरह से विस्तार है और किसी खास स्थिति में इसमें कुछ खास चीज़ें जोड़कर इसे विशेष परिस्थितियों के लिए इसका जिक्र किया गया है। इस कारण इसे हम परोक्ष अनुवाद या पुनरानुवाद कहते हैं, जो हमेशा या हर स्थिति में अनुवाद के क्षेत्र में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जब कुछ खास स्थितियां होती हैं, कुछ खास परिस्थितियों में या खास पाठ के अनुवाद के संदर्भ में इन अनुवाद के प्रकारों का जिक्र होता है, उनकी चर्चा होती है, तो गौण कहने के बावजूद ये अनुवाद के महत्वपूर्ण प्रकार हैं जो पाठ की विशेषता के अनुसार, जिसे कहा जा सकता है कि जिस स्थान पर जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उसका महत्व वहीं से समझ आता है। तो हम उसे इस संदर्भ में देखेंगे कि जो हमारे अनुवाद के जिन्हें हम यहाँ गौण प्रकार कह रहे हैं, ये विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार एक अनुवादिका या अनुवादक की सहायता करते हैं और अनुवादक या अनुवादिका इस प्रकार का या इस रणनीति का प्रयोग कैसी स्थितियों में करते हैं और उसके माध्यम से किस प्रकार के पाठ की निर्मिति होती है। परोक्ष प्रकार अनुवाद के कुछ अन्य प्रकार गौण प्रकार, जैसा हम पीछे चर्चा कर चुके हैं कि ये प्रकार अनुदित पाठ के भेद के द्योतक होने की अपेक्षा अनुवाद प्रणाली के भेद के द्योतक अधिक है। यानी कि जो मेथडोलॉजी या जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रांसलेटर, उसमें वो ज़्यादा सहायक है। और जैसा मैंने कहा कि पहले ही हमने अनुवाद के जितने विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है उसी का एक तरह से विस्तार है। खास परिस्थितियों में या खास पाठ के संदर्भ में इनमें कुछ अलग से गुण ऐड करते हुए, उसमें कुछ नया जोड़ते हुए इसे एक खास परिस्थिति के अनुसार इसे एक तरह से मॉडिफाई किया जाता है। थोड़े बहुत परिवर्तन या उससे किसी पक्ष पर अधिक बल देने के परिणाम स्वरूप विकसित हुए हैं, जिन्हें समझने के लिए मुख्य प्रकारों की जानकारी आवश्यक है और मुख्य प्रकारों की चर्चा हम जैसा कि कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परोक्ष अनुवाद। कहने के लिए परोक्ष अनुवाद है जिसे हम इनडायरेक्ट ट्रांसलेशन कहते हैं, पर ये परोक्ष अनुवाद अक्सर बहुत महत्वपूर्ण रूप से इसका प्रयोग होता रहा है, क्योंकि जब हम देखिए हम मनुष्य की अपनी एक सीमा है, ना तो सारी भाषाएं जान सकते हैं, ना समझ सकते हैं और ना ही उसे सीख सकते हैं। तो हम सीमित भाषाओं के जानकार, सीमित सूचनाओं के जानकार या सीमित जानकारी तक हमारा अपनी एक सीमा होती है। अगर हम अनुवाद के संदर्भ में भी अगर बात करें तो हम पूरे विश्व के परिदृश्य में अगर देखें तो चाहे अनचाहे कुछ ऐसी भाषाएं हैं, भारत के संदर्भ में देखें तो भी और अगर उसे वैश्विक संदर्भ पर देखें तो भी, तो चाहे अनचाहे कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो मुख्य रूप से बोली जाती हैं या जानी जाती हैं या जिनमें भाषाई व्यापार या कहा जाए आर्थिक व्यापार भी होता है। तो कुछ एक भाषाएं ऐसी हैं जो हमारे टिप्स पर रहती है कि हाँ ये भाषाएं हैं, और उन भाषाओं में प्रचुर मात्रा में न केवल साहित्य लिखा जाता है, उनका आदान प्रदान भी हो जाता है। लेकिन क्योंकि हम एक बहुत बड़े एक विश्व में रहते हैं और बहुत सारे भाषाभाषी
समाज हैं, बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, बहुत सारी सभ्यताएँ हैं, बहुत सारे ज्ञान के अलग अलग स्रोत हैं। तो ज्ञान के अलग अलग स्रोतों से मिलने के लिए हमें अनुवाद की अक्सर आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जैसा कि हमेशा से कहा जाता रहा कि अनुवाद करने के लिए अनुवादिका या अनुवादक से अपेक्षा होती है कि उन्हें 2 भाषाओं का ज्ञान हो, मूलतः 2 भाषाओं का ज्ञान हो, फिर उसके साथ उनकी संस्कृतियों का ज्ञान हो या क्षेत्र विशेष की विशेष जानकारी हो या उसके बारे में ठीक ज्ञान हो, ताकि वे जिन 2 पाठों के बीच में अनुवाद कर रहे हैं, 2 भाषाओं के बीच अनुवाद कर रहे हैं और जिस खास अवधारणा या किस खास संकल्पना को लेकर या किसी खास पाठ को अनुवाद करें तो उसके बारे में भी उन्हें जानकारी हो। लेकिन कई बार हमें 2 भाषाओं की जानकारी न होने के बावजूद भी अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है और अनुवाद किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक जो बीच में जिसे हम फिल्टर लैंग्वेज बोलते हैं, जिसे कहा जाए कि एक लिंक लैंग्वेज के रूप में जो अन्य भाषा काम करती है, उसे हम उस अनुवाद की इस प्रक्रिया को परोक्ष अनुवाद कहा जाता है, जहाँ पाठ सीधा 2 भाषाओं के बीच में अनुवाद न होते हुए उसके बीच में एक फ़िल्टर लैंग्वेज का इस्तेमाल करे या बीच में एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे जिसके माध्यम से ये काम हमारी सीमा, जो हमारी भाषाई सीमा है, उसको उससे निवारण पा सके और अनुवाद कार्य संभव हो सके। तो ये फ़िल्टर लैंग्वेज क्या हो सकती है? हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में अंग्रेज़ी भाषा बड़े स्तर पर बोली जाती है और लगभग आज हम देखें तो हमारी संपर्क भाषा के रूप में वैश्विक स्तर पर अंग्रेज़ी भाषा है। उसी तरीके से हम भारत के संदर्भ में अगर देखें तो हिंदी हमारी एक संपर्क भाषा के रूप में उसका अपना एक स्थान है, वो हमारी लैंग्वा फ्रैंका है। तो हम इस संदर्भ में जब देखते हैं तो अगर आप गुजराती से तमिल में अनुवाद करना चाहते हैं या तमिल से पंजाबी में अनुवाद करना चाहते हैं, लेकिन अनुवादक हमारे पास ऐसी अनुवादिका या अनुवादक उपलब्ध नहीं है जो वो दोनों भाषाओं के ज्ञाता हों, कि अगर पंजाबी आती हो साथ में गुजराती भी आती हो और गुजराती आती हो तो साथ में पंजाबी भी आती हो, जिस लैंग्वेज पेयर की हम यहाँ बात कर रहे हैं वे दोनों भाषाएं यदि अनुवादिका या अनुवादक को नहीं आती हैं तो ऐसी स्थिति में वे फ़िल्टर ट्रांसलेशन का साथ ले सकते हैं, फ़िल्टर लैंग्वेज की सहायता ले सकते हैं और गुजराती से अनुदित हिंदी में पाठ को आधार बनाकर हिंदी से फिर पंजाबी में उसे ले जाया जा सकता है। तो इसे हम परोक्ष अनुवाद कहते हैं, जहाँ अनुवाद का जो व्यापार है, जो अनुवाद की जो क्रिया है, वो 2 भाषाओं में सीधा ना होकर किसी माध्यम के सहायता से हो। और वह माध्यम यहाँ पर क्या हो जाता है, वह भाषा जिसमें वह साहित्य उपलब्ध है और अनुवादिका या अनुवादक को वह 2 भाषाएं आती हैं। जैसे अगर हम कहें कि हम तमिल और गुजराती या गुजराती से पंजाबी में, मैंने जैसे गुजराती पंजाबी का जिक्र किया तो उसी का उदाहरण लेते हैं। तो गुजराती से अगर पंजाबी में ले जाना है और हमें अनुवादिका या अनुवादक ऐसे नहीं मिल पाते हैं जिन्हें दोनों भाषाएँ आती हो, तब ऐसी स्थिति में और अगर वह पाठ हमें जो हमारी बीच की भाषा है, फ़िल्टर लैंग्वेज है, उसमें अगर वह उपलब्ध है तो ऐसे अनुवादिका या अनुवादक से काम चल जाता है जो पंजाबी और हिंदी जानते हो। तो गुजराती से जो पाठ अनुवाद होकर हिंदी में आया और हिंदी से पाठ अनुवाद होकर पंजाबी में चला गया। तो ये एक जो फ़िल्टर लैंग्वेज के माध्यम से, जिसे हम परोक्ष अनुवाद कहते हैं, उस संदर्भ में इसका विशेष प्रयोग होता है। और हम जानते हैं कि भाषाई सीमा होने के कारण या स्रोतों की अनुपलब्धता होने के कारण इस प्रकार के अनुवाद किए जाते रहे हैं, जहाँ कि 2 भाषाओं के बीच में तीसरी भाषा ने माध्यम का काम किया है। और आप देखें तो हमारे देश में स्वाधीनता प्राप्ति से पहले तथा उसके बाद कुछ समय तक रूसी भाषा का अध्ययन अध्यापन अत्यंत सीमित था। तब रूसी भाषा के अंग्रेज़ी अनुवादों से हिंदी में अनुवाद हुआ करते थे। तो जब हम किसी ऐसे अजनबी क्षेत्र या अजनबी सभ्यता संस्कृति अपने लिए हमारी सीमा के हिसाब से यदि बात की जाए तो हम उसके साहित्य या उसकी संस्कृति या उसके क्षेत्र में होने वाले ज्ञान के विभिन्न स्रोतों से अवगत होना चाहते हैं और भाषा यहाँ पर बैरियर है, तब अनुवाद में जो एक और नई स्ट्रैटेजी, ये कहा जाए एक और जो रास्ता है वह है परोक्ष अनुवाद, जिसे हमने अभी गौण प्रकार कहा, लेकिन ऐसी स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जहाँ वे अनुवाद करते समय अनुवादक को या अनुवादिका को एक ऐसी भाषा उपलब्ध कराते हैं जिससे अनुवाद की ये लगभग असंभव सी लग रही प्रक्रिया संभव हो जाती है। तो मूल भाषा के लक्ष्य पाठ 1 से लक्ष्य पाठ 2 की निष्पत्ति होती है और इस तरीके से कैसे वो प्रक्रिया का पूरा गठन होता है और किस तरह प्रक्रिया होती है, इसे हम परोक्ष अनुवाद के संदर्भ में समझते हैं। जैसे उदाहरण देखा जा सकता है, रूसी के मूल पाठ अंग्रेजी अनुवाद से हिंदी में किया गया अनुवाद परोक्ष है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि एक भाषा जो बीच में एक मीडियम लैंग्वेज है, बीच में कहा जाए कि एक मीडिएटर लैंग्वेज के रूप में काम करती है और उसके माध्यम से अनुवाद की प्रक्रिया संभव हो पाती है। परोक्ष अनुवाद हम समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि उसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं और सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वो जो सांस्कृतिक दूरी है
हमारी दो भाषाओं के बीच में जो सामाजिक सांस्कृतिक दूरी है उसको मापने का काम या उसे पाटने का काम परोक्ष अनुवाद के द्वारा संभव होता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती है या जो सीमा है, ये कहा जा सके कि उसका एक डिमेरिट है, वह ये कि अगर मूल भाषा से फिल्टर लैंग्वेज के बीच में, यहाँ फिल्टर लैंग्वेज उसको इस्तेमाल कर रहे हैं जो बीच की भाषा है, तो मूल भाषा से जो फिल्टर लैंग्वेज या फिल्टर भाषा में जो अनुवाद हुआ है, जैसे मैंने गुजराती और पंजाबी और हिंदी का उदाहरण दिया, तो गुजराती से यदि हिंदी में अनुवाद करते समय अनुवादिका या अनुवादक ने किसी प्रकार की कोई चूक की है या वो चूक छूट जाती है, चाहे वो संदर्भ के आधार पर हो, चाहे पाठ के आधार पर हो, चाहे जिसे हम अनुवाद की राजनीति कहते हैं उसके आधार पर कुछ जानबूझ को छोड़ दिया गया है या जोड़ दिया गया है या अर्थ के साथ छेड़छाड़ की गई है, किसी तरह का अर्थ का विचलन हो जाता है, भाषाई स्तर पर कोई चूक हो जाती है, या कहा जिसे हम पीछे भी पढ़कर आए कि जिसमें अगर पूरा संपूर्ण अनुवाद जिसे कहा जाए कि पूरी तरीके से अवधारणा की स्पष्ट नहीं हो पाती है, आंशिक रूप से कुछ छूट जाता है, तब ऐसी स्थिति में इसका भय बना रहता है कि जिस फिल्टर लैंग्वेज के माध्यम से हम एक तीसरी भाषा में उस पाठ को ले जा रहे हैं उसमें वही जानकारी पहुंच पाएगी जो हमें उस फिल्टर भाषा में उपलब्ध थी। तो ऐसी स्थिति में ये पता कर लेना और ये जान लेना बहुत आवश्यक होता है कि जिस भाषा को आप यहाँ पर स्रोत भाषा के रूप में स्थान दे रहे हैं, फिल्टर लैंग्वेज को जहाँ आप स्रोत भाषा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम पहले ये सुनिश्चित कर ले कि उससे जो मूल भाषा से जो अनुवाद होकर आया है, क्या वह अनुवाद की दृष्टि से सटीक, संप्रेषणीय और सही है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें कुछ अर्थ के परिवर्तन कर दिया गया है या अर्थ का विचलन हो गया है या किसी तरीके से उसमें कोई भी मैनिपुलेशन है, कोई भी छेड़छाड़ है। तो परोक्ष अनुवाद का इसकी अपनी कुछ शक्तियाँ और अपनी सीमाएं हैं, लेकिन ऐसे अनुवाद या इस अनुवाद की रणनीति का प्रयोग उन्हीं स्थितियों में होता है जब हमें उस पार एक दूसरी भाषा या अपनी अनजानी भाषा या अनजाने समाज संस्कृति से जानने की इच्छा हो, उसे पाना चाहते हो, लेकिन हमारे बीच में कोई बीच में कोई सीधा संबंध जोड़ने का स्कोप ना हो, यानी हमें दोनों भाषाएं ना आती हों। तो इस संदर्भ में देखना होगा कि परोक्ष अनुवाद जिसे हम इनडायरेक्ट ट्रांसलेशन कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण तो है, पर उसकी अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। दूसरा है पुनरानुवाद जिसे हम रीट्रांसलेशन कहते हैं। रीट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट आप उसी संदर्भ में अगर समझे, परोक्ष अनुवाद के संदर्भ में से देखा जा सकता है। परोक्ष अनुवाद हमने कहा कि जब बीच में एक फिल्टर लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अनुवाद किया जाता है, और दूसरी चीज़ उसमें जो महत्वपूर्ण थी कि अगर मूल भाषा से फिल्टर लैंग्वेज के बीच में अगर ट्रांसलेशन ठीक से नहीं हुआ होगा, तब वो जो तीसरी भाषा में पाठ जाएगा वह भी एक तरह से मैनिपुलेटेड टेक्स्ट ही जा पाएगा। पुनरानुवाद के माध्यम से ऐसे पाठों को चेक करने का काम किया जा सकता है। मैं उस संदर्भ में से कह रही हूँ, लेकिन अब इसे हम अलग से देखेंगे। पुनरानुवाद यानी रीट्रांसलेशन के पीछे की जो संकल्पना है वह यही है कि जब कोई पाठ हम एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं, तब अक्सर ऐसा होता है कि अनुवादक या अनुवादिका की कम जानकारी के कारण या उनकी अपनी किसी खास मंशा के कारण या किसी खास टेक्निक ऑफ मैनिपुलेशन के कारण या भाषाई अशुद्धियों के कारण या किसी भी कारण से, जो भी भाषाई या संकल्पनात्मक आधार पर जिस प्रकार की भी कोई चूक या छूट ली जा सकती है, अगर वह अनुवाद होकर दूसरे पाठ में पहुंच जाती है, तब उसे रीचेक करने का काम हम रीट्रांसलेशन यानी पुनरानुवाद के माध्यम से करते हैं। और इसके तहत स्रोत भाषा, जिस मान लीजिए हम अंग्रेज़ी और हिंदी का अगर उदाहरण दें, तो यहाँ पर सोर्स टेक्स्ट अंग्रेज़ी, टारगेट टेक्स्ट हिंदी में अनुवाद हो गया, और फिर टारगेट टेक्स्ट यानी जो हिंदी था वो सोर्स टेक्स्ट की भूमिका ले लेता है, और फिर टारगेट टेक्स्ट के रूप में अंग्रेजी आ जाता है। तो अपनी भूमिकाओं को बदलते हुए किस तरह एक भाषा के पाठ को पहले अनुवाद करके फिर उससे उसी अनुवाद को पुनः अनुवाद करके इसको चेक किया जाता है, ताकि अनुवाद की गुणवत्ता को देखा जा सके। जो हमारा ज्ञानात्मक साहित्य है उसमें अक्सर ऐसे अनुवाद के प्रकार की चर्चा होती है, क्योंकि ज्ञानात्मक साहित्य में का जो मूल उद्देश्य होता है वह ज्ञान का प्रसार करना, और ख़ासतौर पर जब हम ज्ञानात्मक साहित्य बोल रहे हैं जिसे हम नॉलेज टेक्स्ट बोलते हैं अंग्रेज़ी में, उसके माध्यम से हम एक विषय की जानकारी दूसरे भाषा में पहुंचा रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि हम अनुवाद करते समय अगर ऐसी अनुवादक के स्तर पर हुई, और जैसा कि हमने विभिन्न सोपान भी गिनवाए कि अनुवाद, फिर अनुवादक के बाद पुनरीक्षण के बाद मूल्यांकन के बावजूद अगर कुछ ऐसा रह जाए जहाँ पर आपको लगता है कि डबली श्योर होने की ज़रूरत है या पाठ को फिर से देखे जाने की ज़रूरत है, तब इस रणनीति का इस्तेमाल किया जाता है और पाठ को फिर से देखा जाता है, फिर से पढ़ा जाता है। और यदि अनुवाद के बाद
वह पाठ वापस मूल के निकट, यानी जो मूल में कहा गया था, सोर्स टेक्स्ट में जो कहा गया था वहाँ तक अगर पहुँच जाता है, मतलब रीट्रांसलेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करके अगर वह वापस वहीं पहुँच जाता है, तो इसका मतलब वह एक पहला अनुवाद भी एक सफल अनुवाद था। और यदि अनुवाद नहीं हो जाता है या अर्थ में विचलन हो जाता है, तब हम देखते हैं कि पुनरानुवाद की जो रणनीति थी जिसका इस्तेमाल करके उसे चेक करने की कोशिश की थी, तब वहाँ वो और कारगर हो जाती है और फिर उस एरिया को या उस खास हिस्से को जहाँ हम अर्थ में परिवर्तन देख रहे हैं या अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाया, उसे फिर से ठीक किया जाता है, दुरुस्त किया जाता है और उसे फिर से एक नए पाठ के रूप में पुनर्संपादित किया जाता है। तो इस तरह की स्थितियाँ जब हम खास किस्म के पाठों को जब हम देख रहे होते हैं, जिनका कि उद्देश्य कहा जा सकता है कि बड़ा होता है, या ये भी कह सकते हैं कि जब हम दो देशों के बीच में या दो समाजों के बीच में, जो विभिन्न देशों और समाजों के बीच में जब किसी तरह के ज्ञान का आदान प्रदान होता है, तब इसे क्रॉस चेक करके या उसे पुनः इसकी जाँच करके इसे सुनिश्चित किया जाता है कि कहीं भी जानकारी में या जो भी जानकारी यहाँ प्रोवाइड की जा रही है उसमें किसी तरह का कोई विचलन ना हो। तो देखेंगे ये आवश्यक है कि अनुवादक तथा पुनरानुवादक अलग अलग व्यक्ति हों तथा पुनरानुवादक मूल पाठ से परिचित ना हो। इसका उद्देश्य है प्रथम अनुवाद की विशुद्धता की जांच करना। पुनरानुवाद में निष्पन्न पाठ से मूल पाठ की सर्वतोमुखी निकटता की मात्रा के अनुपात में प्रथम अनुवाद की विशुद्धता की मात्रा निर्धारित होती है। तो अनुवाद मूल्यांकन के लिए इस पद्धति का अक्सर प्रयोग किया जाता है, क्यों जैसे मैंने कहा कि अनुवाद मूल्यांकन अनुवाद प्रक्रिया का एक अंतिम सोपान के रूप में देखा जाता है, जहाँ पाठ को पढ़कर उसकी जांच करके एक रिपोर्ट या टिप्पणी की जाती है जिसके तहत ये तय होता है कि अनुवाद सही है या नहीं। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत भी पुनरानुवाद को देखा जा सकता है, जिसके तहत अनुवादक या अनुवादिका से अलग किसी व्यक्ति का चयन करके उसे एक तरह से उसे खास हिस्सों को, कई बार ज़रूरत पड़ने पर तो पूरे पाठ को रीट्रांसलेट करके देखा जाता है और उस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि वह अनुवाद एक सफल अनुवाद था या नहीं, या उसमें किसी भी तरह का कोई अर्थ का विचलन तो नहीं हुआ है। तीसरा है सूचनानुवाद। मूल पाठ की विधा संबंधी विशेषता की उपेक्षा कर केवल विषय वस्तु अर्थात कथ्य या संदेश का अनुवाद करना सूचनानुवाद है। शब्द से ही स्पष्ट है कि जहाँ हमारा जो मूल उद्देश्य है वह है उसमें जो कंटेंट है, जो मेन कंटेंट है, उसको ही कम्युनिकेट करना। और हम पीछे जैसा हमने पढ़ा कि सारा अनुवाद के बारे में हमने पढ़ा, जिसे हम जिस ट्रांसलेशन भी कहते हैं, जहाँ उसका मूल उद्देश्य होता है कि जितने की आवश्यकता है, पाठ में जितने की ज़रूरत है उसके आधार पर ही उसका अनुवाद किया जाए, उतने ही हिस्से को अनुवाद किया जाए। लेकिन जब हम सूचना अनुवाद कह रहे हैं तो इसके अंतर्गत अनुवाद के दो प्रकार आ जाते हैं, एक सारानुवाद और दूसरा व्याख्यानुवाद। अब ये निर्भर करता है कि पाठ कैसे, पाठ की मांग है। जब हम सूचना अनुवाद कर रहे हैं तो किसी पाठ का जो हमारे पास एक विस्तृत पाठ है उसे संक्षेप में करके भी उसका सूचना अनुवाद हो सकता है, यानी कि उसे उतना ही प्रोवाइड करना, उतनी ही उसको वहाँ से जानकारी को रिट्रीव करना जितने की आवश्यकता है। और कई बार कोई पाठ अगर बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल पाठ लिखा गया है और उसे हमें आम जन तक पहुँचाना है, तो वहाँ सूचना अनुवाद का मतलब वहाँ वो उसका एक्सप्लेनेशन हो जाता है, उसका डिस्क्रिप्शन हो जाता है, उसका व्याख्या हो जाता है, जिसके माध्यम से वो जानकारी आसानी से पहुंच सके। हम कह सकते हैं जो विधि का साहित्य होता है या जो सरकारी सूचनाएं होती हैं, कई बार वो इतनी जटिल भाषा में या इतनी कह सकते हैं कि अपनी खास किस्म की भाषा में इस तरीके से उनकी संरचना होती है कि आम जन तक वो बात पूरी तरह संप्रेषित नहीं हो पाती। तब ऐसी स्थिति में उन भाषा या उस पाठ को सरल भाषा में समझाना, क्योंकि उसका मूल उद्देश्य सूचना को कम्युनिकेट करना है, केवल वो सिर्फ पाठ के आनंद के लिए नहीं है, उसके माध्यम से हम एक बड़ी सूचना लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या किसी तरह की जागरूकता पैदा करना चाह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वैसा पाठ जो बहुत ही जटिल भाषा में लिखा गया है या अपने प्रयुक्ति के हिसाब से उसकी भाषा अपने विषय विशेष के दायरे में कसी हुई है, लेकिन आम जन उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो आम जन को समझाने के लिए जब उसका सरलीकरण किया जाता है या उसे सरल बनाया जाता है, तब उसे हम सूचना अनुवाद के दायरे में लाते हैं। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि कोई बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसकी जानकारी हमें किसी को पहुंचानी है, लेकिन बहुत डिटेल में ना जाके उसकी सूचना तक ही हमारा दायरा है, तब इस स्थिति में हम देखते हैं कि जो दो अनुवाद के प्रकार हम पीछे पढ़कर आए थे, जिसमें एक था सारानुवाद और दूसरा था व्याख्यानुवाद, वे दोनों ही सूचना अनुवाद के दायरे के अंतर्गत आते हैं। परिस्थिति पर निर्भर करता है कि किस तरह का पाठ है और किस तरह के श्रोता वर्ग के लिए या हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, किसके लिए उसका अनुवाद किया जा रहा है। तो इस आधार पर इसकी जो रणनीति है वो बदलती है। इसके साथ जो इसकी सीमा है
वो ये है कि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि व्याख्या करने में हम ऐसी भी बातें इसमें जोड़ देते हैं जिसकी शायद आवश्यकता नहीं थी, और वो अर्थ से विचलित हो जाता है जो मूल पाठ में कहा गया या जो टेक्स्ट में या जिस खास डॉक्यूमेंट में जो बात कही गई, अगर उसकी व्याख्या के दौरान अगर उसमें कुछ अधिक जोड़ देते हैं तब भी वहाँ वो गड़बड़ी होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त जो सूचना अनुवाद के संदर्भ में हम देख सकते हैं, प्राचीन भाषाओं के माध्यम से प्रस्तुत ज्ञान के प्रति समसामयिक पाठकों को परिचित करवाना भी इसका उद्देश्य है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारा जो हमारे संस्कृत भाषाओं में जो उपलब्ध साहित्य है, उन साहित्य को आज के जनमानस तक पहुंचाना, बच्चों तक खास तौर पर पहुंचाना, ताकि वे अपने इतिहास से कुछ सीख ले सकें। तो इस तरह के पाठ को जब हम व्याख्या के माध्यम से या एक तरह से कहा जाए कि पुनर्निर्माण के माध्यम से, पुनर्सृजन के माध्यम से भी अगर इसका हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ऐसे पाठ को, तो वह भी सूचना अनुवाद के अंतर्गत आता है। ये फिर वही बात है कि निर्भर करता है कि हमारी सामने हमारे टारगेट ऑडियंस क्या है, हम किसके लिए इस पाठ का अनुवाद कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं वो आज कार्टून के माध्यम से या एनिमेशंस के माध्यम से हमारे बच्चे या हमारी जो नई पीढ़ियाँ हैं उसको देख रहे हैं और जान रहे हैं। उसी तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारा संस्कृत का जो क्लासिक लिटरेचर है, चाहे वो रामचरितमानस हो या रामकथा का साहित्य हो या बहुत सारे जो अन्य साहित्य हैं, वो किस तरीके से आज जो नया जो हमारा जनमानस है वो किस तरीके से उससे परिचित हो रहा है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी ऐसा ना हो जाए कि हम उसके अंतर्गत अपने अनुसार अर्थ जोड़ दें। तो सूचना उसका मूल उद्देश्य है ताकि उसे जिस खास वर्ग या किस खास पाठक के श्रोता वर्ग तक बनाया जा रहा है, पहुंचाने का जो उसका उद्देश्य है, वह उद्देश्य कहीं भी असफल ना हो। एक और है शैक्षिक अनुवाद, इसको भी हम उसी संदर्भ में समझ सकते हैं। भारत तथा अनेक दूसरे देशों में जहां बहुभाषिकता जैसी स्थितियां हैं, वहां ज्ञान साहित्य अमानक तथा अर्ध साहित्यिक विधाओं में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अतः मूल रचनाओं का मानक साहित्यिक शैली में अनुवाद करने की आवश्यकता बनी रहती है, जिसमें शिक्षित वर्ग मूल रचनाओं का कुछ आस्वाद कर सके। आप इसे इस संदर्भ में भी देख सकते हैं कि बहुत सारा हमारा साहित्य ऐसा है जो रिटन फॉर्म में उपलब्ध नहीं है, और जब हम साहित्य की बात करते हैं तो हम उसके अंतर्गत ओरल लिटरेचर और रिटन लिटरेचर दोनों को शामिल करते हैं। और जिस ओरल लिटरेचर की जो एक ओरल की जो एक मौखिक परंपरा भारत में देखी जाती है कि बहुत सारा साहित्य या बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ जो लोकमानस में हैं लेकिन वो लिखित रूप में हमारे सामने उपलब्ध नहीं है, ऐसे साहित्य को लिपिबद्ध कर लेना और मानक रूप से उसे पुनः प्रस्तुत करना, उसे हम शैक्षिक अनुवाद के दायरे में रख सकते हैं। जैसे अगर मैं एक उदाहरण आपको दूं तो हमारे भाषाओं में बहुत सारे लोकगीत हैं जो हमारे फोक सॉन्ग्स हैं। हर भाषा के अपने फोक सॉन्ग्स होते हैं, हर भाषा के पास अपनी लोक कथाएँ होती हैं, और हम ये जानते हैं, समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमने इतिहास में पढ़ा और उसके एक विभिन्न रूप को, इसके एक अलग रूप को हमने अपनी लोक कथाओं या अपने लोक गीतों में सुना, या अपने लोक मानस या अपने दादा दादी के मुंह से या अपने बड़ों के मुंह से, या किसी तरीके से वो हमारे पास एक ओरल परंपरा या एक ओरल ट्रेडिशन के माध्यम से हम तक पहुंचता है। पर क्योंकि वो ओरली उपलब्ध है इसलिए उसकी प्रामाणिकता पर हमेशा से प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता रहा है। ऐसी जानकारियाँ जो अभी तक ओरल फॉर्म में हैं लेकिन जिनकी सटीकता का या जिनकी उपलब्धता को या जिनकी एक्यूरेसी को माना जाता है, उसका अगर हम डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं, उसको अगर हम लिपिबद्ध कर लेते हैं, तो उसे शैक्षिक अनुवाद की श्रेणी में रखा जाता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ये भी हो सकता है कि जब हम जानते हैं कि हमारे देश में हज़ारों की संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जो धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही हैं। इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस जिसे हम कहते हैं, जो लगातार धीरे धीरे कहा जा सकता है कि विकास के क्रम के साथ ना जुड़ पाने के कारण या उनके भाषाभाषी लोगों की संख्या कम हो जाने के कारण वो भाषाएं कम होती चली जा रही हैं। तो ऐसी भाषाओं को बचाने के लिए, उनके इतिहास को बचाने के लिए, जो उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति, उनके साहित्य और उनके जो पूरी ऐतिहासिक जो उनका विकास क्रम है उसको बचाने के लिए अक्सर भाषा विज्ञानी या जो भाषा प्रेमी है या समाजशास्त्री इस क्षेत्र में बहुत काम करते हैं, जहाँ वे ऐसी भाषाओं को या उनके कहे हुए कथ्यों को, उनके साहित्य को रिकॉर्ड करके उसे रिटन फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं लिप्यंकन के संदर्भ में आपने पीछे समझा, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्राइब करके उसे हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए
सुरक्षित रख लेते हैं, उन्हें प्रिजर्व कर लेते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि जो अनुवाद के ये गौण प्रकार हैं, ये गौण प्रकार वही हैं जो हमने मूल रूप से पढ़े, लेकिन ये विभिन्न परिस्थितियों में अनुवादिका या अनुवादक द्वारा इसकी खास परिकल्पना की जाती है। या हम कह सकते हैं इसको कि जब हम किसी को शैक्षिक अनुवाद कह रहे हैं तो शैक्षिक अनुवाद के अंतर्गत फिर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे मैंने कहा लिप्यंकन के माध्यम से आपने किसी टेक्स्ट को रिकॉर्ड करके उसका डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, ये शैक्षिक अनुवाद के अंतर्गत आ सकता है। उसी तरीके से हमारी जो बहुत सारी लोक कथाएँ हैं, उन लोक कथाओं में जो शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं या ऐसी चीज़ें हैं या पर्यावरण से संबंधित जो कहानियाँ हैं, उन कहानियों को हमने डॉक्यूमेंट कर लिया और उसको आम जन तक पहुंचाने का काम किया, जनमानस तक पहुंचाया। या दूसरी तरीके से हम कहा जाए शैक्षिक अनुवाद का जो बहुत प्रचलित उदाहरण हो सकता है कि आप किसी सभा में या किसी सेमिनार में बहुत बड़े कोई वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हम उनके वक्तव्य को जो उन्होंने एक मंच से कहा और जो शायद उस कमरे में उपलब्ध लोगों के सुनने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, उसी को अगर हम फिर से डॉक्यूमेंट कर लेते हैं तो हम जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े चिंतकों का, बहुत बड़े बड़े इतिहासकारों का, साहित्यकारों के इंटरव्यूज़ लिए गए और उनके जो साक्षात्कार लिए गए इस तरह के, उन्हें डॉक्यूमेंट करके आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित, उसे हम शैक्षिक अनुवाद के संदर्भ में देख सकते हैं। तो किस तरीके से उसमें लिप्यंकन का जो हमारा जो मेथड है अनुवाद का, वो किस तरीके से शैक्षिक अनुवाद में आके उसका परिवेश बदल जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो गौण अनुवाद हैं, जैसा कि शुरू में भी बताया गया कि गौण अनुवादों के प्रकारों के बारे में जानने के लिए ज़रूरी है कि अनुवाद का जो मूल प्रकार है उसके बारे में भी आपको ठीक से जानकारी हो। अगला है रूप प्रधान अनुवाद। रूप प्रधान अनुवाद में मूल के अर्थ पक्ष की उपेक्षा कर उसके ध्वनि योजना पक्ष को संरक्षित रखते हुए लक्ष्य भाषा में अंतरित किया जाता है। यानी जो रूप है या उसका जो मॉर्फीम है उसको संरक्षण रखने की बात हो रही है कि जो उसका जो ध्वनि पक्ष है उसको संरक्षित रख के उसको अगली पीढ़ी तक या अगली जनमानस तक या आगे आने वाले लोगों के लिए उससे संरक्षित रखा जाए। मैं फिर इसे लोक कथाओं या लोकगीतों के माध्यम से जोड़ूंगी कि बहुत सारे लोकगीत ऐसे हैं जो धीरे धीरे लुप्त होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम फिर वही भाषा की जो प्रक्रिया है, ये विकास की प्रक्रिया है, जो कहा जाए कि भाषा का जो विकास क्रम होता है, जिन भाषाओं को प्रचलन मिलता चला जाता है वे भाषा विकसित होती जाती है, जिन भाषाओं को व्याकरण के कारण या शिक्षा के कारण या बाजार के कारण जिनको प्रचलन नहीं मिल पाता, फिर भाषाएं धीरे धीरे पिछड़ती चली जाती हैं। तो ऐसी भाषाओं में उपलब्ध जो हमारा धार्मिक साहित्य है, ऐसी भाषाओं में उपलब्ध जो हमारा लोक साहित्य है, उस लोक साहित्य को रिटेन करने के लिए हम एक तरह से कह सकते हैं कि उसके रूप प्रधान, उसके रूप या उसका जो खास जो उसकी जो ध्वनि, उसकी जो लय है, उसको प्रिजर्व करना। संगीत के संदर्भ में भी इसको देखा जा सकता है कि बहुत सारे संगीत के जो प्रकार है उसमें शब्दों को अनदेखा करके उसकी ध्वनि को संरक्षित कर लेना, यानी कि वो जो लय या सुर या जो ताल किसी खास समय में प्रयोग किए जाते थे, उन स्वरों और तालों को, उसकी भाषा को छोड़ के उसके रूप को संरक्षित कर लेना, ताकि आने वाले समय में आगे के लोग या आगे आने वाली पीढ़ियाँ उसके बारे में जान सकें और ये पहचान कर सकें कि हमारा जो संगीत का जो लंबा इतिहास है वो किन किन स्तरों से होकर आया है। हम देखते हैं बाल कविताओं में इस तरह की रणनीति का प्रयोग किया जाता है, जिसके तहत अनुवादक या अनुवादिका उसकी रिदम को बचा लेते हैं, उसकी जो राइम है उसको बचा लेते हैं और शब्दों की जगह पर अपनी भाषा के शब्दों को रखते हुए या दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हुए उसकी राइम को रिट्रीव करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए कि रूप प्रधान अनुवाद में रूप पक्ष उसका ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसी को रिटेन करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो हमने देखा कि जो विभिन्न अनुवाद के प्रकार हैं ये मूल प्रकारों के ही अंतर्गत आते हैं और इनका जो एक तरह से इनकी जो परिकल्पना की गई है उसका जो मूल उद्देश्य है वह यही कि खास परिस्थिति में, खास पाठ के संदर्भ में इन्हीं रणनीतियों को किस तरीके से बदलकर अनुवादक अनुवादिका उसका इस्तेमाल करते रहे हैं। हम देख सकते हैं कि पश्चिमी विचारकों ने अलग अलग तरह के अनुवाद प्रकारों का जिक्र किया है और उन सभी में से मैक्सिमम जो था हम लोगों ने अपने अनुवाद के प्रकार के चार जो अलग अलग सत्र थे उन पर हमने जिक्र किया है और हमने जाना कि अनुवाद के विभिन्न प्रकार किस प्रकार अनुवादक अनुवादिका के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्या उनकी शक्तियाँ हैं, क्या उनकी सीमाएं हैं, अनुवाद करते समय हमारे इन ट्रांसलेटर्स को, प्रैक्टिशनर्स को किस तरह उनका ध्यान रखना होता है और क्या किस परिस्थिति में, किस खास स्थिति में ये अनुवाद के प्रकार या जो स्वरूप है वो कैसे बदल जाता है। तो अनुवाद के प्रकार के ये 4 महत्वपूर्ण सत्र जिसके अंतर्गत हमने कोशिश की कि अनुवाद के प्रकार को विस्तार से समझाया जाए और चारों के माध्यम से हमने अनुवाद प्रकार के जो विभिन्न कैटेगरीज थी, जो विभिन्न आधार थे, उन सब पर विस्तार से चर्चा की। आशा करती हूँ ये सत्र आपके लिए उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद। नमस्कार।